साल 2000। उस समय ब्लॉकबस्टर 6 अरब डॉलर की मूवी रेंटल कंपनी थी, जिसके करीब 9000 स्टोर्स दुनिया भर में फैले थे। इसी दौर में सिर्फ 2 साल पुरानी नेटफ्लिक्स, जिसे रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने शुरू किया था, वेबसाइट के जरिए डीवीडी रेंट पर दे रही थी। रीड और मार्क ब्लॉकबस्टर के सीईओ के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंचे। हम आपकी ऑनलाइन सर्विस संभाल सकते हैं। सीईओ ने पूछा, कितने में? जवाब आया, $50 मिलियन। लेकिन सीधा जवाब मिला, ना। रीड को महसूस हुआ जैसे ब्लॉकबस्टर के 60,000 कर्मचारी उनकी बात पर हंस रहे हों। 10 साल बाद कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। ब्लॉकबस्टर दिवालिया हो गया और नेटफ्लिक्स ऑनलाइन रेंटल से बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुका था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां लोग बेहतरीन कहानियां देख सकते थे। तो नेटफ्लिक्स ने वो क्या किया जो ब्लॉकबस्टर नहीं कर पाया? इसका जवाब उनके कल्चर में छुपा है। नो रूल्स। यहां इनोवेशन को प्रोसेस से ऊपर रखा गया और कर्मचारियों को कंट्रोल के बजाय आजादी और जिम्मेदारी दी गई। 2019 तक नेटफ्लिक्स का शेयर $1 से बढ़कर $350 तक पहुंच गया। स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो ने दुनिया भर में धूम मचाई और नेटफ्लिक्स ने एमी, एकेडमी और गोल्डन ग्लोब्स जैसे बड़े अवार्ड्स अपने नाम किए। टेक इंडस्ट्री में काम करने के लिए नेटफ्लिक्स सबसे पसंदीदा कंपनियों में शामिल हो गया। सिर्फ 15 साल में उन्होंने डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग, फिर स्टूडियो पार्टनरशिप और अंत में अपने खुद के ओरिजिनल कंटेंट का सफर तय किया और अब 190 देशों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस बुक ब्लिंक समरी में आप जानेंगे नेटफ्लिक्स का वो कल्चर जिसने इसे इस ऊंचाई तक पहुंचाया। 3 बड़े कदम। पहला, टैलेंट को बढ़ावा देना। दूसरा, खुला और ईमानदार फीडबैक। तीसरा, कंट्रोल को कम करना ताकि बेहतरीन कर्मचारी खुद सोच समझकर फैसले लें और कंपनी को आगे बढ़ाए। आखिर में आप देखेंगे कि नेटफ्लिक्स ने कैसे अपने ज्यादातर रूल्स हटाकर इनोवेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। अ ग्रेट वर्क प्लेस इज स्टनिंग कॉलीग्स। 90 के दशक में रीड हेस्टिंग्स के घर के पास एक ब्लॉकबस्टर स्टोर था। रीड को फिल्में देखना बेहद पसंद था और वे अक्सर वहां से 3-3 VHS मूवीज रेंट पर ले आते, फिर समय पर लौटा देते ताकि लेट फीस से बचा जा सके। एक दिन डाइनिंग टेबल साफ करते वक्त उन्हें एक पुरानी VHS टेप मिली, हफ्तों पुरानी, जिसे वे लौटाना भूल गए थे। स्टोर गए तो लेट फीस के रूप में $40 चुकाने पड़े। उस वक्त उन्हें लगा, ये कितना बेतुका है। रीड को साफ समझ में आ गया कि ब्लॉकबस्टर अपने ग्राहकों की छोटी सी गलती से भारी मुनाफा कमा रहा है। कस्टमर की वफादारी बढ़ाने के बजाय कंपनी उनसे और पैसा निकालने में लगी है। यहीं से उनके दिमाग में सवाल आया, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे लोग बिना लेट फीस के डर के घर पर आराम से फिल्में देख सकें? 1997 में रीड और उनके को-फाउंडर मार्क रैंडोल्फ ने अपना पहला स्टार्टअप प्योर सॉफ्टवेयर बेच दिया। अगले बिजनेस के लिए रीड ने सोचा, क्यों न फिल्मों को ईमेल की तरह भेजा जाए। उस समय अमेज़न किताबें ऑनलाइन बेचकर सफल हो रहा था, तो फिल्मों का ऑनलाइन बिजनेस क्यों नहीं चलेगा? लेकिन VHS को मेल करना महंगा था, करीब $4 प्रति टेप। फिर एक दोस्त ने उन्हें एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, DVD। CD जैसी ही, बस गानों की जगह इनमें फिल्में होती थीं। रीड ने खुद को कुछ DVD मेल की और पाया कि इसकी लागत सिर्फ 32 सेंट थी। 1998 में रीड और मार्क ने दुनिया का पहला ऑनलाइन मूवी रेंटल स्टोर लॉन्च किया, नेटफ्लिक्स। कुछ ही सालों में उनके पास 4 लाख सब्सक्राइबर्स और 120 कर्मचारी हो गए। लेकिन 2001 में .com बबल फूट गया। कई टेक कंपनियां बंद हो गईं, निवेशक हाथ खींचने लगे। नेटफ्लिक्स को भी 30% कर्मचारियों को निकालना पड़ा। रीड, मार्क और HR हेड पैटी मैककॉर्ड ने कर्मचारियों को 2 समूहों में बांटा, हाई परफॉर्मर्स और एवरेज परफॉर्मर्स। फैसला मुश्किल था, लेकिन 80 को रखते हुए 40 को जाना पड़ा। उस दिन का माहौल भारी था। कुछ लोग रोए, कुछ गुस्से में थे।
लेकिन दोपहर तक वे जा चुके थे। रीड को लगा था कि बचे हुए कर्मचारी नाराज होंगे, मगर वे चुपचाप अपने काम में जुट गए। पैसे की तंगी थी, लेकिन बचे हुए 80 लोग जबरदस्त मोटिवेटेड थे। क्रिसमस आने पर डीवीडी प्लेयर की मांग आसमान छूने लगी। नेटफ्लिक्स के ऑर्डर्स बढ़ गए। ओवर टाइम करना पड़ा, लेकिन सभी ने पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ काम संभाला। यही वो पल था जब रीड ने टैलेंट डेंसिटी की ताकत को पहचाना। पहले 120 में से कुछ बेहद टैलेंटेड थे, बाकी औसत। अब सिर्फ टॉप टैलेंट बचे थे। नतीजा, नेटफ्लिक्स की क्षमता और गहराई बढ़ गई थी। रीड ने देखा कि जब बेहतरीन लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वे और तेजी से सीखते हैं, काम पूरा करते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। इसके उलट, अगर टीम में औसत परफॉर्मर्स हों तो उनका कमजोर काम और आइडियाज पूरी टीम की गति धीमी कर देते हैं। टॉप परफॉर्मर्स के लिए बेहतरीन नौकरी का मतलब महंगे ऑफिस, फ्री मसाज या लजीज खाना नहीं है, बल्कि अपने जैसे प्रतिभाशाली साथियों के साथ काम करने का मौका है। और यही है आजादी और जिम्मेदारी के कल्चर की पहली सीढ़ी, टैलेंट डेंसिटी। कम लोग लेकिन सही लोग, यही नेटफ्लिक्स की सफलता का असली आधार बना। सही बातें बोलो। लेकिन मदद के इरादे से रीड हेस्टिंग्स जब प्योर सॉफ्टवेयर के सीईओ थे तो तकनीकी फैसलों में वो माहिर थे, लेकिन लीडरशिप के मामले में अब भी सीख रहे थे। किसी समस्या पर चर्चा करते समय वो अक्सर टकराव से बचने की कोशिश करते थे ताकि माहौल बिगड़े नहीं। एक बार अकी नाम के सीनियर लीडर पर रीड को शक था कि वो एक प्रोडक्ट पर जरूरत से ज्यादा वक्त ले रहा है। सीधी बात करने की बजाय उन्होंने कंपनी से बाहर के इंजीनियरों को प्रोजेक्ट पर लगा दिया। अकी को जब इसका पता चला तो उसने नाराज होकर कहा कि कम से कम पहले मुझसे तो बात करनी चाहिए थी। नेटफ्लिक्स में आने के बाद रीड ने ये आदत बदल दी। उन्होंने माहौल ऐसा बनाया जहां लोग बिना झिझक लेकिन अच्छे इरादे से एक दूसरे को फीडबैक दे सकें। मतलब, सच बोलना चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि समस्या सुलझाने और इंसान को बेहतर बनाने के लिए। यही ओपन फीडबैक सिस्टम नेटफ्लिक्स के परफॉर्मेंस का ईंधन बन गया। पहले सीएफओ बैरी अपने काम में शानदार थे, लेकिन उनका मूड कभी कभी टीम के लिए परेशानी खड़ी कर देता। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर लेस्ली ने रीड से यह बात कही तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, यह बात मुझे नहीं, बैरी को बताओ। लेस्ली ने मजाक और सटीक शब्दों के साथ बैरी को समझाया। बैरी ने इसे सुना, अपनाया और अपनी टीम को भी कहा कि अगर मेरा मूड काम में अड़चन डाल रहा हो तो मुझे तुरंत बताओ। नतीजा, टीम का परफॉर्मेंस चढ़ गया, बिना नए टैलेंट या सैलरी बढ़ाए। रीड ने महसूस किया कि इस तरह के खुले फीडबैक से ऑफिस की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। कोई पीठ पीछे बुराई नहीं करता, सबका ध्यान सिर्फ काम पर रहता। डग और उनके सीनियर कलीग जॉर्डन की इंडिया ट्रिप पर भी यही कल्चर दिखा। डिनर के दौरान जब बातचीत बच्चों और हंसी मजाक पर चली तो जॉर्डन अधीर हो गए और बार बार घड़ी देखने लगे। डग ने बाद में हिम्मत जुटाकर अगली मीटिंग में फीडबैक एजेंडा पर रखा। उन्होंने जॉर्डन को कहा, यह बात शायद तुम्हें आगे मदद करेगी, और धैर्य बनाए रखने के टिप्स दिए। नेटफ्लिक्स में फीडबैक सिर्फ बोल देने का नाम नहीं था, बल्कि इसके लिए 4A गाइडलाइन थी। एम टू असिस्ट, मदद के इरादे से बोलो, गुस्से में नहीं। एक्शनेबल, ऐसा सुझाव दो जिस पर अमल किया जा सके। अप्रिशिएट, फीडबैक के लिए शुक्रिया कहो। एक्सेप्ट और डिस्कार्ड, तुम सुनो और फिर तय करो अपनाना है या नहीं। डग के केस में उन्होंने मदद की नीयत से बात की। एम टू असिस्ट, ठोस सुझाव दिए। एक्शनेबल, जॉर्डन ने धन्यवाद कहा। अप्रिशिएट और बदलाव अपनाया। एक्सेप्ट, और सबसे अहम, ये फीडबैक कहीं भी कभी भी दिया जा सकता था। बस शर्त यही थी कि 4A के नियम लागू हों। रिमूव वेकेशन पॉलिसी। रीड हेस्टिंग्स का मानना था कि काम की अहमियत को घड़ी की सुइयों से नहीं तौला जाना चाहिए। 8 घंटे ऑफिस में बिताना पुराने दौर का पैमाना है। आज मशीनें कई काम इंसानों से तेज और बेहतर कर रही हैं। असली सवाल यह नहीं कि आप कितने घंटे डेस्क पर बैठे रहे, बल्कि यह कि आपने क्या नतीजा दिया। नेटफ्लिक्स जैसी क्रिएटिव कंपनी में यह सोच बिल्कुल सही साबित हुई। 2003 तक
नेटफ्लिक्स में छुट्टियों का हिसाब रखा जाता था। हर छुट्टी काउंट होती और जाने से पहले मैनेजर से अनुमति लेनी पड़ती। लेकिन एक दिन एक कर्मचारी ने बात छेड़ी, हम वीकेंड पर भी काम करते हैं, देर रात तक ईमेल का जवाब देते हैं, तो फिर साल में कितनी छुट्टियां ली, इसका हिसाब क्यों रखा जाए? बस यहीं से रीड और एचआर हेड पेटी ने फैसला किया, वेकेशन पॉलिसी खत्म। नया नियम था, अपनी छुट्टियां खुद तय करो, कब काम करना है और कब ब्रेक लेना है, यह पूरी तरह कर्मचारी के हाथ में। शुरुआत में रीड को दो डर थे, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन होम ऑफिस आए और सब एक साथ छुट्टी पर हों, या फिर कोई छुट्टी न ले और लगातार काम करते करते थक कर टूट जाए। क्योंकि सच ये है, ब्रेक दिमाग को ताजा करता है, सोच को नया नजरिया देता है और क्रिएटिविटी को जगा देता है। नेटफ्लिक्स में अब किसी से छुट्टी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, न एम्प्लॉई न मैनेजर। जब तक काम समय पर और अच्छे से हो रहा है, छुट्टियों की गिनती कोई नहीं करता। लेकिन यह आजादी जिम्मेदारी के साथ थी। पहली गाइडलाइन, लीडर्स खुद छुट्टियां लेकर उदाहरण पेश करे, वरना टीम भी छुट्टी लेने से कतराएगी। पेटी ने सलाह दी कि सीनियर लोग लंबी छुट्टियां लें और लौटकर अपने अनुभव और तस्वीरें टीम के साथ साझा करें। जैसे रीड हर साल 6 हफ्तों की छुट्टी लेते हैं, कभी एल्प्स में हाइकिंग, कभी इटली में वाइफ के साथ घूमना, कभी फीजी में स्कूबा डाइविंग। ग्रेग पीटर्स, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, भी बेहतरीन मिसाल हैं। ऑफिस समय पर आते, शाम को परिवार के साथ डिनर के लिए समय पर निकलते और लंबी छुट्टियां लेकर टीम को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते। जब ग्रेग जापान में जनरल मैनेजर थे, वहां के लोग बिना छुट्टी के लगातार काम करने के लिए जाने जाते हैं, यहां तक कि कुछ की मौत भी हो जाती है, जिसे करोशी कहा जाता है। उनकी टीम में हरुका पहले एक ऐसी ही जापानी कंपनी में 7 साल काम कर चुकी थी। रोज सुबह 8 बजे ऑफिस, रात की आखिरी ट्रेन से घर, और पूरे 7 साल में बस 1 हफ्ते की छुट्टी, वो भी बहन की शादी के लिए। लेकिन ग्रेग के उदाहरण ने सब बदल दिया। उन्होंने छुट्टियां लीं, बच्चों के साथ ओकिनावा में स्कीइंग की तस्वीरें टीम को दिखाईं, और धीरे धीरे हरुका और बाकी लोग भी छुट्टी लेने में सहज होने लगे। दूसरी गाइडलाइन, कंट्रोल कम करो, लेकिन सही समय पर छुट्टी लेने की दिशा दो। जैसे ही पॉलिसी हटाई गई, कुछ समस्याएं सामने आईं। अकाउंटिंग डायरेक्टर ने शिकायत की कि जनवरी उनका सबसे बिजी महीना है, लेकिन टीम के कुछ लोग लंबी छुट्टी पर चले गए। एक और मैनेजर के 4 में से 2 टीम मेंबर छुट्टी पर थे और वो उन्हें रोक नहीं सकता था। सीख यही थी, लीडर को साफ बताना होगा कि किस समय छुट्टी लेना ठीक है और किस समय नहीं। टीम में हर किसी को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि छुट्टी लेते समय बाकी लोगों और काम के फ्लो का भी ध्यान रखें। पेड टॉप ऑफ पर्सनल मार्केट। बुक ब्लिंक नेटफ्लिक्स के शुरुआती सालों में रीड हेस्टिंग्स एक बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे। उन्हें टॉप लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए थे, लेकिन ऐसे लोग पहले से ही एप्पल, गूगल और फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनियों में काम कर रहे थे। नेटफ्लिक्स उस समय इतनी बड़ी नहीं थी कि उन्हें मोटा पैकेज देकर खींच सके, लेकिन रीड खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे थे और वे रॉकस्टार प्रिंसिपल को अच्छी तरह समझते थे। कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में हुई एक स्टडी में 9 प्रोग्रामर्स को कोडिंग और डिबगिंग का काम दिया गया था, जिसे 2 घंटे में खत्म करना था। रिसर्चर्स को लगा था कि बेस्ट प्रोग्रामर बाकी से बस 2 से 3 गुना तेज होगा, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। टॉप परफॉर्मर कोडिंग में 20 गुना और डिबगिंग में 25 गुना तेज निकला। रीड के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो 10 औसत इंजीनियर रख लें या फिर एक रॉकस्टार इंजीनियर को मार्केट से ऊपर की सैलरी देकर टीम में ले आएं। और रीड ने जाना, एक सही हाई परफॉर्मर अकेले 10 एवरेज प्लेयर्स का काम कर सकता है। कम लोग, लेकिन हर कोई बेस्ट। न मैनेजर का वक्त माइक्रो मैनेजमेंट में बर्बाद, न टीम की एनर्जी घटती। अब सवाल था, गूगल या फेसबुक में काम करने वाला हाई स्किल्ड इंजीनियर नेटफ्लिक्स जैसी अनजान कंपनी में क्यों आए? जवाब था, अगर उसे अब तक की सबसे बड़ी सैलरी ऑफर की जाए तो 2018 की एक रिसर्च में 2800 वर्कर्स से पूछा गया,
आप अपनी जॉब क्यों छोड़ेंगे? 44% ने कहा, अगर बेहतर सैलरी मिले तो तुरंत। 12% ने कहा, कंपनी में उनकी कद्र नहीं या काम में चैलेंज नहीं है। सिर्फ 6% ने खराब बॉस को वजह बताया। रीड ने महसूस किया, बस बड़ी सैलरी ऑफर करना काफी नहीं, बल्कि कैसे पे करना है यह भी मायने रखता है। ज्यादातर अमेरिकी कंपनियां बेस सैलरी के साथ परफॉर्मेंस बोनस देती हैं। नेटफ्लिक्स ने यह सिस्टम ही हटा दिया। बोनस के बजाय सीधे हाई कंपेटिटिव सैलरी। सोचिए, आपको 2 ऑफर मिलते हैं। पहला, $2 लाख प्लस कोटा पूरा करने पर 15% बोनस। दूसरा, बिना किसी बोनस के सीधे $2,30,000। ज्यादातर लोग दूसरा चुनेंगे क्योंकि पक्का पता है इतना तो हर हाल में मिलेगा। नेटफ्लिक्स में सैलरी का मतलब था आपको मार्केट के टॉप लेवल पर पे करना, ताकि आपको फाइनेंशियल चिंता के बिना पूरी क्रिएटिव एनर्जी काम में झोंकने की आजादी हो। जैसे जोआओ की कहानी, एक एड एजेंसी में पहला साल 4 बड़े क्लाइंट साइन किए, पर सैलरी बस 5% बढ़ी। वह निराश हुआ और नई नौकरी ढूंढने लगा। नेटफ्लिक्स ने उसे पुरानी सैलरी का 3 गुना ऑफर किया। 9 महीने बाद उसका बॉस उसे मार्केट टॉप लेवल तक 23% और बढ़ाने की खबर देता है। इतना सुनकर जोआओ को बैठना पड़ा। और हां, अगले साल उसे कोई रेज नहीं मिला, क्योंकि वह पहले से मार्केट टॉप पे पर था और वह खुश था। नेटफ्लिक्स का मानना था, बेस्ट टैलेंट को खोने से पहले ही उन्हें सबसे ज्यादा पे करो। नए हायर की तलाश, ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग, ये सब ज्यादा महंगा पड़ता है। जैसे लैरी का केस, फेसबुक से ऑफर आया, उसने मना कर दिया। फिर बॉस टेड सरेंडोस ने पूरी टीम से कहा, अगर दूसरी कंपनी आपको बेहतर पे ऑफर करे, हमें बताओ, हम मैच करेंगे। लैरी ने ऑफर बताया। नेटफ्लिक्स ने तुरंत सैलरी बढ़ा दी। यहां तक कि नेटफ्लिक्स में कर्मचारियों को बाहर इंटरव्यू देने के लिए भी प्रेरित किया जाता था, ताकि उन्हें पता चले मार्केट उनकी स्किल्स की कितनी कदर करता है, और अगर कोई बेहतर ऑफर आए तो कंपनी उसे रोकने के लिए तैयार रहती थी। नो डिसीजन मेकिंग अप्रूवल्स नीडेड। बुक ब्लिंक 2004 में नेटफ्लिक्स अब भी अपनी वेबसाइट के जरिए डीवीडी रेंट पर देता था। उस वक्त चीफ कंटेंट ऑफिसर टेड सरेंडोस यह तय करते थे कि कौन सी मूवी खरीदनी है और कितनी कॉपियां लेनी हैं। एक दिन एक नई एलियंस मूवी आई। टेड को यकीन था कि यह जबरदस्त हिट होगी। उन्होंने रीड हेस्टिंग्स से पूछा, कितनी कॉपियां ऑर्डर करें? रीड को लगा यह मूवी कुछ खास नहीं चलेगी, तो उन्होंने कहा, कम ही लेना। 1 महीने बाद वही मूवी धमाकेदार डिमांड में आ गई। ग्राहक लगातार कॉपियां मांग रहे थे। रीड ने टेड से पूछा, अरे, और कॉपी क्यों नहीं मंगाई? टेड ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि आपने मना किया था। यहीं रीड को एहसास हुआ, डिसीजन लेने का यह पिरामिड कंपनी की स्पीड और इनोवेशन दोनों के लिए खतरा है। वह बॉस थे, उनके अपने स्ट्रांग ओपिनियन थे, लेकिन यह मान लेना कि वह हमेशा सही होंगे एक रिस्क था। उन्होंने टेड से कहा, तुम्हारा काम मुझे खुश करना नहीं है, तुम्हारा काम कंपनी के लिए सही फैसला लेना है, ताकि मैं अनजाने में खुद अपना बिजनेस डुबो न दूं। कई कंपनियों में बॉस का रेड या ग्रीन सिग्नल आइडिया की किस्मत तय करता है, और यही इनोवेशन को रोक देता है। नेटफ्लिक्स का रूल था, अपने बॉस को खुश करने की कोशिश मत करो, वह करो जो कंपनी के लिए बेस्ट है। नेटफ्लिक्स में पोजीशन का मतलब यह नहीं था कि ऊपर वाला हमेशा ज्यादा जानता है। यहां हर कर्मचारी अपने फैसले खुद ले सकता था, और यही ऑटोनॉमी कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाती थी। एक बढ़िया उदाहरण है कैरी पेरेज, कम्युनिकेशन डायरेक्टर, जो लैटिन अमेरिका में नेटफ्लिक्स को प्रमोट करती थीं। 2014 में मेक्सिको में नेटफ्लिक्स नया था। कैरी के पास एक आइडिया था, मेक्सिकन डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ एक सोशल मीडिया कैंपेन, जिसमें लोग अपनी फेवरेट मेक्सिकन मूवी को वोट करें। सबसे ज्यादा वोट वाली फिल्म को नेटफ्लिक्स 1 साल के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन देगा। कैरी को पूरा यकीन था कि यह काम करेगा, लेकिन उनके बॉस जैक को यह आइडिया महंगा और रिस्की लगा। उन्होंने कहा, ब्राजील में ऐसा किया था और फेल हो गया था। कैरी ने उनकी बात सुनी,
लेकिन आइडिया को छोड़ने के बजाय एडजस्ट किया। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल्स की जगह लोकल इन्फ्लुएंसर्स को शामिल कर लिया। वोटिंग शुरू होते ही प्रेमियो नेटफ्लिक्स सोशल मीडिया पर छा गया। सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब शामिल हो गए। कुछ ही दिनों में हजारों वोट आए और नेटफ्लिक्स मेक्सिको का नाम घर घर में पहुंच गया। अवार्ड पार्टी में सेलिब्रिटीज, प्रेसिडेंट की बेटी और मशहूर एक्टर्स मौजूद थे। अगली मीटिंग में जैक ने खुद माना, ये तो जबरदस्त हिट था। नेटफ्लिक्स में अगर आपका आइडिया बॉस को पसंद न भी आए, फिर भी उसे आगे ले जाने का अधिकार था, बशर्ते आप टेस्ट, रिसर्च और रिस्क खुद लें। इसको वे कहते थे नेटफ्लिक्स इनोवेशन साइकिल। नेगेटिव पॉइंट्स खोजो, अपने आइडिया को एक स्प्रेडशीट में डालो, साथ में लोगों के लिए कमेंट और रेटिंग प्लस 10 से 10 का सेक्शन रखो। टेस्ट करो, छोटे छोटे प्रयोग और रिसर्च से देखो कि यह काम करेगा या नहीं। एग्जीक्यूट करो, प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी खुद लो, चाहे डिसीजन हो या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। सेलिब्रेट या सीखो, सक्सेस हो तो मानो, फेल हो तो सीखो और सबके साथ शेयर करो। ये कल्चर कर्मचारियों को सिर्फ फैसले लेने की आजादी नहीं देता, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी भी सिखाता है। और जब लोग महसूस करते हैं कि यह उनका प्रोजेक्ट है, तो वे उसमें दिल और जान लगा देते हैं। निचोड़ हाई परफॉर्मर्स पर भरोसा कर उन्हें टॉप सैलरी देना और फैसले लेने की पूरी आजादी देना, यही नेटफ्लिक्स का सीक्रेट है। जितना कम कंट्रोल, उतनी तेज इनोवेशन। कल्चर बदलता रहेगा, इसलिए बदलाव को गले लगाना सीखो।